हेलो एवरीवन। सो मैं इकोनॉमेट्रिक्स का चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाला हूँ गुजराती से। चैप्टर नंबर 2 में टोटल 9 सब पार्ट्स है, 2.1 2.2 टिल 2.9। 2.9 एग्जाम्पल्स हमें कोड करता है, तो मैं इसी ऑर्डर में चलूँगा। तो वेरी फर्स्ट सब पार्ट कोड्स अबाउट what is regression, like the meaning of regression. So regression is nothing but a relationship between dependent variable and the independent variable. Dependent variable को हम explained variable भी बोलते हैं और independent को explanatory variable। इसके लिए हमारे पास दो एग्जांपल्स भी है। जैसे अगर मान लो मैं एक कमोडिटी की डिमांड पढ़ना चाहता हूँ, तो डिमांड किसका फंक्शन होता है? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से हमें पता है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो अगर मैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर का इम्पैक्ट डिमांड पे पढ़ना चाहता हूँ कि डिमांड कैसे इम्पैक्ट होती है अगर मैं प्राइस को चेंज करता हूँ, अगर मैं इनकम को बढ़ाता हूँ, तो ये जो चेंज है, ये जो रिलेशनशिप मैं पढ़ रहा हूँ, इसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। ओके, जहाँ पर प्राइस और इनकम मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि ये मुझे गिवन है, ठीक है, एंड डिमांड मैं पढ़ना चाहता हूँ इनके रिस्पेक्ट में। दूसरा एग्जांपल है सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट का। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी या घटेगी, वो डायरेक्टली किस चीज़ से इम्पैक्ट होती है? वन वेरिएबल कुड बी द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन इट। अगर मैं सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का, ठीक है, अगर मैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बढ़ाता हूँ, हो सकता है मेरी सेल्स बढ़ जाए। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर घटाता हूँ तो हो सकता है मेरी सेल्स भी कम हो जाए। तो ये जो रिलेशनशिप पढ़ना है, जहाँ पे मैं एक वेरिएबल का इम्पैक्ट पढ़ता हूँ कि जब मैं दूसरा वेरिएबल चेंज करता हूँ, तो लाइक सेल्स वुड बी माई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर वुड बी माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं सेल्स पढ़ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, वैसे ही डिमांड में पढ़ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा, अब ये चीज़ कोट करने के लिए कि डिमांड प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर का फंक्शन है, इसके लिए मेरे पास कुछ अंडरलाइंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी होनी चाहिए जो ये चीज़ जस्टिफाई कर सके कि हाँ, प्राइस चेंज करने से मेरी डिमांड चेंज होती है। मेरे पास कुछ इसका एम्पेरिकल डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मैं मान लो बोल दूँ डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन टू, कि अगर देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, या इन्फ्लेशन बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, इन्फ्लेशन कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। मान लो अगर मेरे पास ये रिलेशनशिप आ भी गई, बट अगर मेरे पास कोई थ्योरी ही नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि हाँ, डिमांड इन्फ्लेशन पे भी डिपेंडेंट है, तो मैं ये नहीं कह सकता। तो एक चीज़ है जो हमें कॉशन रहना है, इज़ दैट रिग्रेशन एनालिसिस डजंट इम्प्लाई कॉजेशन, दैट इट डज नॉट मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द कॉज एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द इफेक्ट। मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने से, अगर मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज आता है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ, इन्फ्लेशन चेंज होने से ही मेरी डिमांड इम्पैक्ट हुई है। हो सकता है वो किसी और चीज़ से इम्पैक्ट हुई हो। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन इट डज नॉट इम्प्लाई कि इन्फ्लेशन डिमांड को इम्पैक्ट करता है। उसके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ तो अंडरलाइंग थ्योरी होनी चाहिए जिससे मैं ये बोल सकूँ कि हाँ, मेरे पास एक रीज़न है बिलीव करने का कि मेरा एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, डिमांड मेरा प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है, वैसे ही सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट मेरी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पे डिपेंडेंट है। तो इसके लिए मेरे पास कोई थ्योरी होनी चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन एंड इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। अब कहने को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा absurd लगती है कि इन्फ्लेशन तुम्हारे ग्रेजुएशन के मार्क्स को कैसे इम्पैक्ट करेगी। बट मान लो मैथमेटिकली मैं एक पॉजिटिव रिलेशन निकाल दूँ कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी है वैसे वैसे मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी absurd चीज़ है क्योंकि मेरे पास कोई थ्योरी नहीं है इसको जस्टिफाई करने के लिए। सो दैट वॉज इट मीन्स कि आई नीड अ इकोनॉमिक थ्योरी टू जस्टिफाई द कॉजेशन। ओके, सो अब अगर मुझे नोशंस थोड़े ध्यान रखने हैं जो आगे हम चैप्टर्स में यूज़ करेंगे, इज़ दैट मैं वाई को अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बोलूँगा। ओके, कोई भी अगर जैसे यहाँ पे डिमांड है तो मैं डिमांड को एज अ वाई से रिप्रेजेंट करूँगा, एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर है तो मैं प्राइस को x1 बोल सकता हूँ एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स को x2। तो x1 x2 आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो मुझे ऐसे सब्सक्रिप्ट लगाना पड़ेगा x1 x2 x3 टिल xn, अगर मेरे पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफकोर्स जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो अब आगे बढ़ते। आगे बढ़ के देखते हैं रिग्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मुझे मीन और एवरेज वैल्यू मैं निकाल सकूँ डिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं कुछ तो लाइक एस्टिमेट कर सकूँ, अगर मेरे पास प्राइस गिवन है तो मैं एवरेज डिमांड निकाल सकूँ इकोनॉमी में कितनी हो है या कंज्यूमर कितनी कर रहा है डिमांड। सेकंड इज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट नेचर ऑफ डिपेंडेंस, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मान लो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोड कर दूँ कि मेरी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिस्पॉन्स टू द सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरा यूनिट इलास्टिक डिमांड है, तो क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ? जैसे
अगर मैं बोलूँ कि प्राइस और डिमांड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बट क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? सो दैट टेस्ट इज़ अबाउट नेचर ऑफ डिपेंडेंस, कि डिपेंडेंस है बट कितने हद तक है, क्या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है या बहुत कम डिपेंडेंस है। सो दैट्स द थिंग कि मुझे टेस्ट करना है कि मैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में नेचर ऑफ डिपेंडेंस कैसी है। Second is to predict or forecast the mean value of dependent variable given the independent variable beyond the sample range. इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर ऐसे हम देख सके कि मान लो अगर मैं बता पाता हूँ कि जब मेरा प्राइस एक कमोडिटी का 1 था तो मैं 10 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, जब प्राइस 2 हुआ तो मैं 8 यूनिट डिमांड कर रहा हूँ। ऐसे करते करते अगर प्राइस मेरे पास 8 है तो लेट्स से मैं 2 यूनिट ही डिमांड करता हूँ बस। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ अब मेरा प्राइस 10 हो गया, अब मैं डिमांड कितनी करूँगा? सैम्पल वैल्यूज़ तो मेरे पास सिर्फ प्राइस ₹1 से लेके ₹8 तक दी हुई थी, लेकिन अगर मैं इतनी रेंज में अपनी डिमांड का इम्पैक्ट प्राइस पे पढ़ सकूँ कि मैं खुद सैम्पल वैल्यूज से प्राइस डिमांड को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो क्या मैं आगे वाले प्राइस पे बता नहीं सकता कि मेरी डिमांड कितनी हो सकती है? एटलीस्ट मैं ऑफकोर्स उस पर एक्यूरेट नहीं हो सकता, बट मैं फोरकास्ट या प्रेडिक्ट तो कर सकता हूँ गिवन द प्रीवियस सैम्पल वैल्यूज़। मैं अगली सैम्पल वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। जो इसमें रिलेशन फॉलो हो या जो इसमें नेचर ऑफ डिपेंडेंस है वो यहाँ भी फॉलो करेगा। हो सकता है यहाँ पे फॉलो ना भी करे या यहाँ पे फेल हो जाए, बट एटलीस्ट गिवन द पास्ट वैल्यूज़ मैं आगे वाली का ऑब्जर्व करके प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि क्या होने वाली है। अब जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले तो सैट स्कोर्स और एनुअल फैमिली इनकम का बुक में दिया हुआ है। तो एनुअल फैमिली इनकम में हमारे पास इनकम ऐसे है $0 to $10,000, देन $10,000 to $20,000, देन $20,000 to $30,000। बट इन्होंने रेंज की जगह इनकी मिडिल वैल्यू ले रखी है, जैसे 5,000, 15,000, 25,000 टिल 1,50,000। एंड इन्होंने हर इनकम ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स लिए एंड उनके सैट स्कोर्स लिख दिए। मतलब जिनकी इनकम 0 to 10,000 में आती है वहाँ से 10 स्टूडेंट्स उठाए एंड उनका एवरेज सैट स्कोर लिख दिया जो कि मैथ सेक्शन में उन्होंने स्कोर किया था। अब ये 10 बच्चों के हर इनकम ग्रुप में है। अब मैं इन सब को पूरे स्टडी करने के बजाय मैं इनका एवरेज ले लेता हूँ। इस इनकम ग्रुप में जो 10 बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर 452 है। फिर 15,000 इनकम ग्रुप में जो 10 बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर 475 है। ऐसे करते करते अगर मैं 1,50,000 की इनकम ग्रुप में देखूँ, उन 10 बच्चों का एवरेज स्कोर 552 है। तो क्या तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ रही है, एवरेज स्कोर स्टूडेंट्स का मैथ सेक्शन में बढ़ता जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ हाँ थोड़ा पॉजिटिव रिलेशन है। अगर मैं इसका ग्राफ भी देखूँ तो इसका ग्राफ ऐसे है, जैसे मान लो अगर 10,000 की इनकम यहाँ पे है, क्या मैंने 10 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिस्ट की एंड देन उनका मीन वैल्यू जैसे ये जो 10 वैल्यूज़ है, ये 10 वैल्यूज़ ये ब्लैक डॉट्स बताते हैं एंड ये जो वाइट सर्कल है ये इनका मीन वैल्यू बताता है। तो अगर मैं इसे इन मीन वैल्यूज़ को कनेक्ट करके देखूँ तो हाँ इनकम लेवल बढ़ते हुए मेरा सैट स्कोर भी बढ़ रहा है, बट नेचर ऑफ डिपेंडेंस कितनी है, किस हद तक बढ़ रहा है, ये चीज़ मुझे रिग्रेशन एनालिसिस बताएगा। अभी मैं यहाँ ग्राफ से तो देख सकता हूँ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द टू, ठीक है। और ये ब्लैक डॉट्स आर माई ऑब्जर्वेशंस, बट सिंस मैं सारी ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़ सकता इसलिए मैंने सबका मीन से लाइन अटैच की है या मैंने लाइन ड्रॉ की है। सो द लाइन कनेक्टिंग द कंडीशनल मीन्स। अब कंडीशनल मीन होता क्या है? कंडीशनल मीन इज़ कि जैसे वाई को मैंने लिया था सैट स्कोर्स, कि मुझे एनुअल फैमिली इनकम का इम्पैक्ट पढ़ना है सैट स्कोर्स पे, कि मेरा सैट स्कोर कैसे इम्पैक्ट होता है जब अगर मैं एक इंडिविजुअल की फैमिली इनकम चेंज कर दूँ। तो मुझे वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेड स्कोर चाहिए गिवन अ फैमिली इनकम एक्स आई। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी फैमिली इनकम 5,000 है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कितनी है? अगर 5,000 मेरी फैमिली इनकम है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई 452 है। बट अगर मैं बोलता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन द फैमिली इनकम ऑफ 25,000, मतलब 25,000 के ग्रुप में अब मुझे सैट स्कोर बताओ, तो इट्स 478। तो दैट्स व्हाट कंडीशनल मीन्स। कंडीशनल मीन्स की हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, इज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई नहीं जानना मुझे एवरेज सैट स्कोर नहीं जानना, बट मुझे एवरेज सैट स्कोर जानना है गिवन अ पर्टिकुलर इनकम लेवल विच इज़ एक्स आई। ओके, सो मुझे ये जानना है। तो दिस इज़ द पॉपुलेशन कंडीशनल मीन। ओके, कि 5,000 की इनकम के लिए क्या कंडीशनल मीन है, देन 25,000 की इनकम के लिए क्या एवरेज सैट स्कोर है, देन ऐसे करते करते हर इनकम लेवल के लिए एवरेज सैट स्कोर क्या है, ठीक है। सो ये जो लाइन है जो ये सारे पॉपुलेशन मीन्स को कनेक्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। ओके, द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टू ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फैमिली इनकम इन दिस केस, इन द पॉपुलेशन एज अ होल। सो मैंने बता दिया मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज दिस expectation of y. Expectation of y, this is nothing but the average. Okay, so average SAT score given a family income
और दिस इज़ नथिंग बट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हर एक फैमिली इनकम के लिए मेरा एवरेज सैट स्कोर क्या आता है वो, तो ये कंडीशनल मीन्स को लाइन ठीक है कनेक्ट करती है। तो दिस इज़ द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। बट ये तो डायग्रामेटिकली हो गया, इसको अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं वो कैसे लिखूंगा, आओ अब वो देखते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड और द कंडीशनल मीन अपॉन अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने जैसे बताया कि कंडीशनल किस पे है, एक्स पे है, फैमिली इनकम पे है। अगर मैं यहाँ पे एक्स आई को चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं अगर x1 लेता हूँ एज अ फैमिली इनकम ऑफ 5,000 रुपीज़, यहाँ पे मेरा एक्स आई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एक्स वॉज अ फैमिली इनकम, एक्स वॉज अ फैमिली इनकम, मेरे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट अब अगर हम फैमिली इनकम का लाइक ऑब्जर्वेशंस देखूँ तो x1 x2 x3, सो दैट वुड बी डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स। ओके, सो कैपिटल एक्स इज द वेरिएबल एंड स्मॉल एक्स आर द वैल्यूज। तो अगर मैं स्मॉल x1 देखूँ तो मतलब फैमिली इनकम ऑफ ₹5,000, इस पर मेरा एवरेज सैट स्कोर कितना है, तो दैट्स व्हाट इट से कि मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एवरेज सैट स्कोर कंडीशनल अपॉन अ फैमिली। और वैसे सिंस हम अब इस एग्जाम्पल से आगे बढ़ रहे हैं तो अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना होगा तो दिस इज मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल अपॉन अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, आयत इज द सब पॉपुलेशन की कौन सी पॉपुलेशन के लिए मैं वो मीन निकालना चाहता हूँ। एंड देन सिंस हमने देखा कि एक लाइन है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, तो सॉरी हाँ, तो एक लाइन का मैथमेटिकली वो क्या होता है, इंटरसेप्ट प्लस एम एक्स, दिस सी वॉज अ इंटरसेप्ट, एम वॉज अ स्लोप। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है β1 प्लस β2 xi, मतलब फॉर गिवन xi देयर मस्ट बी सम स्लोप कनेक्टेड टू इट एंड देयर मस्ट बी सम इंटरसेप्ट। ओके, सो या जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि xi इज़ 5,000 तो मेरा एवरेज सैट स्कोर कितना है 452। ये तुम इस डेटा से भी कंपेयर कर सकते हो कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ 5,000 एवरेज सैट स्कोर इज़ 452। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आई, इन दिस केस लीनियर। अब अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकाल रहा हूँ गिवन है एक्स आई, मतलब मैं अगर कंडीशनल मीन निकाल रहा हूँ तो ऑफकोर्स वो कंडीशनल मीन एक्स आई का ही तो फंक्शन होएगा कि ये गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई पे मैं वो मीन निकालूँ, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स आई। ओके, सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, विच मीन्स दैट डिपेंडेंस ऑफ वाई ऑन एक्स कैन बी कॉल्ड एज रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। जैसे ये फंक्शन एक्स आई का फंक्शन है तो मैं इसको कह सकता हूँ कंडीशनल मीन को दैट इट इज़ दैट डिपेंडेंस ऑफ वाई ऑन एक्स, ये वाई की डिपेंडेंस दिखाता है एक्स पे कि मेरा एवरेज सैट स्कोर फैमिली इनकम पे डिपेंडेंट है, किस फैमिली इनकम के लिए कितना सैट स्कोर है, ठीक है। एंड पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू कंडीशनल मीन्स ऑफ वाई। अब ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है ये कंडीशनल मीन्स ऑफ वाई से पास हो, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं क्योंकि मैंने कंडीशनल मीन्स को तो ज्वाइन करके लाइन बनाई है। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ओके, एंड देन इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट को हम बोलते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। जो डायग्रामेटिक लाइन थी इसको पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, अगर मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया दिस इज नोन एज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, PRF जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉपुलेशन वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये हम आगे पढ़ेंगे, बट ये एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करके बताया गया है कि ये ही हमारी पूरी पॉपुलेशन है। देन फिर हम बाद में आएंगे कि सैम्पल रिग्रेशन लाइन क्या होती है, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है। बट अभी अगर मान के चलते हैं कि जो बुक है, टेक्स्ट है, वो इसको पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बोल रहा है एंड इस मैथमेटिकल फॉर्मेट को एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई, ये जो एक लाइन की इक्वेशन है C प्लस एम एक्स जो हम मैथमेटिकल उसमें लिखते हैं बट इसमें β1 प्लस β2 xi लिखा हुआ है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बोलते हैं। इन दिस केस दिस इज लीनियर। लीनियरिटी पे भी हम बात करेंगे कि लीनियर का मतलब होता क्या है। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ एंड ओके। अब β1 और β2 की इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ कि C प्लस एम एक्स है। वॉट इज C? C इज माई इंटरसेप्ट कि अगर मेरा x वैल्यू 0 है तो कहाँ पे मेरी y एक्सेस को कट करता है, एंड स्लोप इज कि कितना स्टीप है, फ्लैट है, स्टीप है, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे बताता है। वैसे ही β1 और β2 जो पैरामीटर्स है और इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। β1 इंटरसेप्ट कोफिशिएंट इसको बोला जाता है विच इज़ कंडीशनल मीन ऑफ y व्हेन x इज 0। सीधी बात है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन एक्स आई विच इज़ नथिंग बट β1 प्लस β2 xi, अगर मैं xi को यहाँ पे 0 ले लूँ तो डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज 0। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कंडीशनल मीन ऑफ y व्हेन x इज 0। सो β1 का ये इंटरप्रिटेशन है। आगे जाकर हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि β1 का एक्चुअल में लाइक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बहुत कम है एग्जाम्पल्स में। ओके, β2 इज नथिंग बट द स्लोप कोफिशिएंट। स्लोप क्या होती है? इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन कंडीशनल मीन ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x। अगर मैं मानता हूँ कि β2 मेरा सैट स्कोर के एग्जाम्पल में 0.001 था,
अगर मैं ऐसे कहूँ दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई दिस इज नथिंग बट बीटा 1 प्लस 0.001 गिवन एक्स आई. सो इसने कहा है कि फैमिली इनकम वुड इंक्रीज बाय $1. अगर तुम एक एनुअल फैमिली इनकम $1 से बढ़ाते हो तो तुम्हारा कंडीशनल मीन वुड इंक्रीज बाय 0.01 पॉइंट्स. ओके, अब सिंस इसमें लिखा है अगर तुम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर तुम $1000 से फैमिली इनकम बढ़ाते हो तो तुम्हारा एवरेज सैट स्कोर, एवरेज आई एम सेइंग नॉट अ पर्टिकुलर सैट स्कोर बट द एवरेज सैट स्कोर ऑफ दैट फैमिली इनकम वुड इंक्रीज बाय 1 पॉइंट. ओके, सो यहाँ पे देखना है कंडीशनल मीन है. हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मीन की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे 10 की 10 ऑब्जर्वेशन स्टडी नहीं की, अभी हम बस मीन स्टडी कर रहे हैं उस फैमिली इनकम का. ठीक है, ओके. सो अगेन बीटा 2 का यही इंटरप्रिटेशन है. इफ फैमिली इनकम वुड इंक्रीज बाय $1 देन कंडीशनल मीन ऑफ वाई वुड राइज बाय 0.01 पॉइंट्स. ओके, नाउ our approach can be termed as conditional regression analysis. इसको हम कंडीशनल रिग्रेशन एनालिसिस भी बोल सकते हैं. कंडीशनल क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंडीशनल है एक्स पे, वो हर एक्स की वैल्यू के साथ मेरा मीन भी चेंज होता है, तो दैट्स फाइन. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, तो गिवन एक एक्स में मैं एक नया मीन ऑब्टेन कर सकता हूँ. ओके, सो दिस इज नोन एज कंडीशनल रिग्रेशन एनालिसिस, बट वी वुड सिंपली राइट, अच्छा हम इस चीज़ को आगे बस ऐसे लिख देंगे लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई. हम बार बार ये टर्म यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई लिख देंगे. ओके, सो अभी तक जो हमने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा इसको हम कंडीशनल रिग्रेशन एनालिसिस भी बोल सकते हैं. दिस जस्ट अनदर नेम. ओके, अब बात आते हैं, हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट देख लिया, हमने देख लिया जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या होता है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. ओके, सो बीटा 1 बीटा 2 का इंटरप्रिटेशन हमने देख लिया. एंड उसके बाद लेट्स से वी डोंट नो, वी वांट टू नो वाई आई. अब जैसा मैंने बोला कि अभी तक हमसे मीन स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास एक फैमिली इनकम दी हुई थी लेट्स से $1000, उसमें हमने 10 बच्चों का स्कोर लिया. ठीक है, एंड हमने अब सबके 10 का तो 10 हम नहीं स्टडी कर सकते, तो हमने सिर्फ इस फैमिली इनकम के रिस्पेक्ट में जो 10 बच्चों का स्कोर था उसका एवरेज स्टडी कर लिया. बट वॉट इफ अब मैं बोलूँ कि मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई नहीं पढ़ना, मुझे मीन नहीं जानना कंडीशनल मीन, बट मुझे एक्चुअली में एक बच्चे का स्कोर ही जानना है विच इज़ वाई आई, कि एक बच्चे का स्कोर क्या होएगा. ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट टू नो अ पर्टिकुलर स्कोर, मान के चलते हैं कि अगर हम ऊपर वाले इसमें भी देखें डायग्राम में, ये जो लाइन पॉपुलेशन मीन्स कंडीशनल मीन्स को कनेक्ट कर रही थी, जबकि ये सिर्फ कंडीशनल मीन है. असली ऑब्जर्वेशंस तो ब्लैक पॉइंट्स है ना, कि ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका मीन ये है. अब इन मीन्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, बट ये ऑब्जर्वेशंस थोड़ा ना है, ऑब्जर्वेशंस तो मेरे ब्लैक पॉइंट्स है. हो सकता है मेरा मीन भी एक ऑब्जर्वेशन हो, बट एक्चुअली मुझे ब्लैक पॉइंट स्टडी करने हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर क्या है. सो अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे एक स्कोर स्टडी करना है विच इज़ वाई आई एंड इंडिविजुअल स्कोर, अगर मान लो दिस इज माई PRL पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन एंड दिस इज पासिंग थ्रू कंडीशनल मीन्स. अगर मैं कहता हूँ लेट्स से फॉर फैमिली इनकम ऑफ 5000 रुपीज़, मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन 5000 क्या था, कि अगर फैमिली इनकम 5000 है तो मेरा सैट स्कोर एवरेज क्या था 452. बट 452 तो एवरेज है. अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि एक बच्चे का स्कोर 470 है, ऑफकोर्स अगर 452 एवरेज है तो ऑफकोर्स ही बात है कुछ बच्चों का उसमें 452 से बड़ा स्कोर होगा, कुछ बच्चों का 452 से कम भी स्कोर होगा. मान लो मैं एक 7th स्टूडेंट या लीस्ट स्टूडेंट पढ़ता हूँ, या वो स्टूडेंट पढ़ता हूँ जिसका हायर स्कोर आया है उस फैमिली इनकम में विच इज़ 470. तो अब ये मेरे मीन से कितना डेविएट हो रहा है. अब जैसे अगर मान लो 75,000 की मैं फैमिली इनकम लेता हूँ, ठीक है, उसमें मेरा एवरेज स्कोर आता है 528. बट क्या सब बच्चों ने 528 स्कोर किया होगा? नहीं, कोई एक बच्चा हो सकता है जिसने 500 भी स्कोर किया है. तो वो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन से इनका डिस्टेंस है, मतलब इट्स सिंपली लाइक अगर मेरी लाइन कंडीशनल मीन से पास हो रही है, मेरी मीन से पास हो रही है, ठीक है, और मैं एक ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, तो ऑफकोर्स ये मेरे मीन के ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो कुछ तो डेविएशन होएगी. इसी डेविएशन को हम कहते हैं म्यू से डिनोट करते हैं हम इस डेविएशन को. ओके, सो इन्होंने कहा व्हाट इफ वी टेक एक्स एज 75,000 एज द फैमिली एनुअल इनकम, देन द एवरेज स्कोर इज 528 पॉइंट्स. बट इफ वी पिक अ स्टूडेंट विल हिज और हर स्कोर भी 528? नहीं, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का एवरेज अगर 50 आ रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि सबके सब बच्चों ने 50 स्कोर किया है. किसी ने 50 से नीचे भी स्कोर किया हो सकता है, किसी ने 47 स्कोर किया हो सकता है, किसी ने 52, बट वो एवरेज मिल के 50 आ रहा है. ठीक है, सो दिस 52 और ये जो 50 में डिफरेंस है इसको हम म्यू कह रहे हैं, दिस डेविएशन फ्रॉम मीन. ओके, द लास्ट स्टूडेंट इन द ग्रुप who scored 500 like इस फैमिली इनकम में, इंडिविजुअल स्कोर कैन बी अबव और बिलो एवरेज. ऑफकोर्स मैं बोल चुका हूँ. अब ये चीज़ क्या है,
हमने पढ़ा था कि अब ये जो कंडीशनल मीन से लाइन पास हो रही है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि कंडीशनल मीन, ठीक है, ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है। दिस इज नथिंग बट दीज ऑब्जर्वेशन कंडीशनल मीन, और ये किस फॉर्मेट में, एक लाइन के फॉर्मेट में है। तो इसको मैंने लिख दिया था β1 + β2 xi, ठीक है, यहाँ तक चीज़ ठीक थी। बट अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करना है। सो डोंट यू थिंक अगर मैं ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का मुझे इक्वेशन पता है β1 + β2 xi, अगर मैं इसमें, क्योंकि सिंस मेरी सारी ऑब्जर्वेशंस ऊपर या नीचे है एवरेज के और एक डिस्टेंस म्यू से, ये जो डेविएशन है म्यू, अगर मैं इसमें म्यू ऐड और माइनस कर दूँ, मतलब म्यू की अगर नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर मैं इस लाइन में नेगेटिव म्यू कर दूँ तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशनल मीन में म्यू डिस्टेंस को ऐड कर दूँ तो मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। तो मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ वाई आई, अगर मैं सिर्फ एक गिवन स्टूडेंट का स्कोर जानना चाहता हूँ, विच इज़ नथिंग बट पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। अब लाइन के ऊपर नीचे ही तो लाई गएगा, ऊपर नीचे को मैं क्या कह सकता हूँ, म्यू आई। अब ये डेविएशन कितनी हो सकती है मुझे नहीं पता, बट क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ऑफकोर्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, क्योंकि लाइन का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, बस मैंने यही तो ऐड किया है। अब ऑफकोर्स अगर नेगेटिव हो गया तो ये बिलो एवरेज होएगा, पॉजिटिव हो गया तो अबव एवरेज स्कोर होएगा। सो अगेन, अब इसको ये कहते हैं कि ये जो म्यू है ना, ये स्टोकेस्टिक PRF है, मतलब स्टोकेस्टिक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या था, जो लाइन का मैथमेटिकल फॉर्मेट है, वैसे ही ऑब्जर्वेशंस का मैथमेटिकल फॉर्मेट को हम कहते हैं स्टोकेस्टिक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है, रैंडम। इसको म्यू आई को हम रैंडम या एरर टर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि डेविएशन कितनी है ये मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उनका मीन पता है। अगर मैं बोल दूँ कि एक क्लास का मीन 50 है, अब एक बच्चे का स्कोर 47 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 52 भी, तो मैं कैसे पता है म्यू आई? ये तो एक ग्रुप के लिए ही काफ़ी अलग अलग स्टूडेंट्स का म्यू आई भी तो डिफरेंट होएगा। तो दिस इज़ रैंडम, दिस इज़ एन एरर टर्म। तो मैं एक ऑब्जर्वेशन को, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, जबकि उसके कंडीशनल मीन को मैं सिर्फ इस लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। बट यही है कि मुझे ऑब्जर्वेशन करनी हो रिप्रेजेंट, तो मैं उसमें एक एरर टर्म ऐड कर दूंगा कि वो एवरेज से ऊपर या नीचे हो सकता है। सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अ स्टूडेंट स्कोर कैन बी उसका मीन प्लस माइनस एरर टर्म। अगेन, अगर मैं बोलता हूँ एक क्लास का एवरेज स्कोर 50 है, तो एक बच्चे का एवरेज स्कोर कितना होगा, मीन से ऊपर या नीचे ही तो होगा। तो मीन में अगर तुम ये एरर टर्म माइनस कर दो या प्लस कर दो, देन इट वुड गिव यू एवरेज स्कोर, मतलब इंडिविजुअल स्कोर, ठीक है। तो इन्होंने वही लिखा है, ये जो मीन है, ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई है, ये तो डिटर्मिनिस्टिक है कि इसको मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। बट ये जो एरर टर्म है, ये नॉइज कॉम्पोनेंट है, इसको मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, ये रैंडमनेस लाता है मेरे प्रोसेस में, तो इसलिए मैं इसको स्टोकेस्टिक बोलता हूँ। और ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई है, जो मेरा कंडीशनल मीन है, इसको मैं डिटर्मिनिस्टिक बोलता हूँ, क्योंकि ये मैं डिटर्मिन कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ एक बार वापस बुक से भी पढ़ लेना, तो इट वुड बी ईजी। एंड देन ओके, अब इस एरर टर्म का नेचर हम जानना चाहते हैं। इट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज वेरिएबल्स नॉट प्रेजेंट इन मॉडल। हो सकता है, जो मैं अभी सैड स्कोर पर बोलता जा रहा हूँ, ज़रूरी थोड़ा है कि एक बच्चे का स्कोर उसकी फैमिली इनकम पे ही डिपेंडेंट है। हो सकता है अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे क्लास का स्कोर डिपेंड करता है कि तुम्हारी फैमिली इनकम कितनी है, नहीं। हो सकता है कि हाई स्कूल में वो बच्चा पहले से ही पढ़ने में अच्छा हो, तो गिवन अगर वो लो इनकम कैटेगरी से भी है, वो एवरेज से अच्छा स्कोर कर ले। मतलब लो इनकम कैटेगरी में एक बच्चे का स्कोर अगर मैं 50 बोलता हूँ, अगर किसी ने 55 स्कोर किया है, तो हो सकता है वो 55 इसलिए भी स्कोर कर पाया हो क्योंकि वो हाई स्कूल में अच्छा पढ़ता हो, या वो जो लोकेलिटी में रहता है वो लोकेलिटी थोड़ी अच्छी हो। तो सैड स्कोर सिर्फ फैमिली इनकम का फंक्शन नहीं है, और भी वेरिएबल्स है जिसको मैं अपने मॉडल में कंसीडर नहीं कर रहा। तो ये एरर टर्म किस रीज़न से इन्फ्लुएंस हो सकती है, और उन वेरिएबल से जो मेरे मॉडल में प्रेजेंट नहीं है। दूसरा चीज़, इनहेरेंट रैंडमनेस इन द ह्यूमन बिहेवियर। अगर मैं कहता हूँ कि मैं सब कुछ कंसीडर कर भी लूँ कि मेरा सैड स्कोर किस चीज़ से इम्पैक्ट हो सकता है, हाई स्कूल GPA से, मेरा एरिया जिसमें मैं रहता हूँ, फैमिली इनकम से, मेरे न्यूट्रिशन पे, मैं सब कुछ भी अगर पढ़ लूँ, तब भी क्या तुम कह सकते हो पूरे कॉन्फिडेंस से कि हाँ, इस बच्चे का अगर स्कोर 55 आया है तो इट्स बिकॉज क्योंकि मैंने सारे वेरिएबल्स पढ़ लिए। हो सकता है दो बच्चे, लेट्स से पर्सन 1 पर्सन 2, इन दोनों का सेम हाई स्कूल GPA, सेम फैमिली इनकम ग्रुप, सेम एरिया में पढ़ते हैं, तो क्या तुम कह सकते हैं इन दोनों का स्कोर सेम आएगा, इसका भी 55 इसका भी 55? नहीं, तब भी हो सकता है इसका 54 या इसका 55। ये जो थोड़ी इनहेरेंट रैंडमनेस है ह्यूमन बिहेवियर में, इसको मेरा फंक्शन कभी कैप्चर नहीं कर सकता, इसको मेरा मॉडल कभी भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। सेकेंड इज एरर्स ऑफ मेजरमेंट। हो सकता है कि मैंने जो फैमिली इनकम ली वो एग्जैक्ट, अगर मैं बोलूँ 5000 इज़ द मीन फैमिली इनकम, बट हो सकता है किसी की एग्जैक्ट 5000 ना हो, किसी की 5200 हो या 5019 हो। मतलब ये जो मैं
राउंड ऑफ करता हूँ फैमिली इनकम को, एंड सैड स्कोर्स में भी सस्पेक्ट, मतलब हो सकता है कि एक ग्रुप में या एक लोकेलिटी में इतने बच्चों ने सैड दिया ही ना हो तो वो डेटा रिलायबल ना हो, तो मेजरमेंट का जो एरर्स है उससे भी ये एरर टर्म आ सकती है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ओकम्स रेजर। सो ओकम्स रेजर प्रिंसिपल ये कहता है कीप द मॉडल सिंपल एज पॉसिबल। अगर मैं कहता हूँ मेरा सैड स्कोर 10 चीज़ों से इम्पैक्ट होता है, जैसे मान लो हाई स्कूल GPA, एरिया आई लिव, फूड आई ईट, टाइम आई स्पेंड ऑन प्लेइंग एंड एनुअल फैमिली इनकम, बट मैं जानता हूँ कि इन 10 चीज़ों में से 9 चीज़ें लाइक कंबाइंड भी मैं इनको कर दूँ तब भी इनका इम्पैक्ट बहुत छोटा है। मतलब इमेजिन द फूड यू ईट, अब कहने को हाँ ठीक है इम्पैक्ट कर सकता है, बट क्या इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होएगा एक स्कोर पे? नहीं। सो ओकलहैम कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना है, अगर तुम्हें सारी ही वेरिएबल्स पढ़ने हैं तो वो मॉडल ही इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुम उसको कभी इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे। कीप द मॉडल एज सिंपल एज पॉसिबल। तुम सिर्फ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स लो। सैड स्कोर किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ फैमिली इनकम पे मेजरली डिपेंडेंट है, तो सिर्फ तुम इन 2 वेरिएबल्स को पढ़ो। अब जो बाकी की 9 चीज़ें हैं, अगर तुम उनको कंबाइन भी कर दोगे तब भी उनका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो वो एक नॉइस टर्म हो गई कि हाँ ठीक है इन 9 चीज़ों को अगर मैं इग्नोर कर भी दूँ तब भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाऊँगा अपने मॉडल से। तो पहले ही तो मॉडल सिंपल रहेगा अगर मैं सिर्फ एक ही फैमिली इनकम पढ़ रहा हूँ। अगर मैं 9 इंक्लूड कर दूँ पहले तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, बट 9 इंक्लूड करने के बाद भी मैं इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बना पाऊंगा। तो सिंपल रखो मॉडल को। अगर सिंस तुम सिंपल रखो मॉडल को, कुछ चीज़ें तुम मिस कर रहे हो, उससे भी ये एरर टर्म जनरेट हो सकती है। ठीक है, अब सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। अभी तक हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या था। हमने एक पॉपुलेशन को स्टडी किया, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने इम्पैक्ट पढ़ा कि सैड स्कोर फैमिली इनकम से कैसे डिपेंडेंट है। बट ये तो हो गया कि मैं पॉपुलेशन, ये मैंने लिखा हुआ है, सॉरी नॉट दिस बट दिस थिंग। ओके, ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, डिटर्मिनिस्टिक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, नॉट द स्टोकेस्टिक वन। ये जो डिटर्मिनिस्टिक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, अगर मैं इसको डिटर्मिन करना चाहूँ, इमेजिन दिस, क्या मैं कभी पॉपुलेशन पढ़ सकता हूँ पूरी तरीके से? अगर मैं कहता हूँ मेरी पॉपुलेशन में 1 करोड़ लोग हैं, मतलब 1 करोड़ लोग हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? नहीं। मैं पढ़ूंगा तो एक पॉपुलेशन का सबसेट पढ़ूंगा। तो क्या मैं रिग्रेशन लाइन, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, ये जो मेरी है, जो इसका ये डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म मैंने लिखा हुआ है β1 + β2 xi, क्या मैं इसको कभी निकाल सकता हूँ? ऑफकोर्स नहीं। आई वुड नेवर नो दैट बिकॉज मैं पॉपुलेशन को कभी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो उसके लिए वी विल यूज सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन क्या है? अगेन, हाउ डू वी नो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ β1 एंड β2? बिकॉज वी डू नॉट नो द एंटायर पॉपुलेशन, वी हैव अ सबसेट ऑफ दिस पॉपुलेशन। So, can you estimate the population regression function? No, because of the sampling fluctuations. हो सकता है कि तुमने जो सैम्पल लिया, अगर मैं कहता हूँ कि एक पॉपुलेशन थी, मैंने एक पर्सन को लाइक फैमिली इनकम दे दी, बट मैंने फैमिली इनकम में वो 10 की 10 ऑब्जर्वेशंस नहीं दी। मान लो वही मेरी पॉपुलेशन थी, मतलब कि मैंने हर एक फैमिली इनकम में, जैसे मेरे पास 10 इनकम ग्रुप्स थे, मैंने हर इनकम ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स पढ़े। ठीक है, तो टोटल मेरी पॉपुलेशन मान लो यही अभी मेरी पॉपुलेशन ना 100 लोगों की है, बट मैं ये भी नहीं पढ़ सकता। मैंने हर फैमिली इनकम में एक बच्चे को सिर्फ एक ही बच्चा दिया। जैसे 5,000 की फैमिली इनकम में मैंने एक ही स्टूडेंट दिया जिसका स्कोर 462 था। ठीक है, 5,000 की फैमिली इनकम में। देन 15,000 में मैंने एक बच्चा पिक किया जिसका स्कोर 471 था। अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन नहीं है कि मैं मीन जान सकूँ। अब क्या इस एक ऑब्जर्वेशन से मैं कमेंट कर सकता हूँ कि पॉपुलेशन का मीन क्या होएगा? नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास 5,000 की इनकम में एक बच्चे का स्कोर आया 462, और वहीं किसी दूसरे रिसर्चर की जो 5,000 की इनकम ही पढ़ रहा है, उसने भी एक बच्चे को पढ़ा, उसका स्कोर आया 468। इन दोनों में सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस है, तो मैं नहीं बता सकता कि मेरा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के पैरामीटर्स β1 और β2 क्या होंगे। तो इसलिए मैं SRF से हाँ मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ, बट कैन आई बी श्योर अबाउट पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन? नो, आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट। ओके, सो एक फैमिली इनकम में अगर मेरी 10 ऑब्जर्वेशंस थी, 10 की 10 मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास सिर्फ एक ही आई। अब क्या मैं उस एक पे श्योर हूँ कि हाँ मेरा मीन भी यही होएगा? अगर मेरे पास मान लो मीन था, जैसे 5,000 की फैमिली इनकम में मीन था 452 था, राइट। अगर मान लो मैंने कोई बच्चा पिक किया, उसका स्कोर था 470 इसी इनकम ग्रुप में, क्या मैं कह सकता हूँ पॉपुलेशन का मीन 470 है? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है पॉपुलेशन क्या है। सो दैट्स द थिंग। ओके, सो वही मैंने लिखा है, अगर 2 डेटा सेट्स हुए, दोनों अलग अलग हुए, तो तुम नहीं बता सकते। बट हाँ, अगर तुम SRL, अब जैसे मैंने पॉपुलेशन मीन्स को जब कनेक्ट किया था, पॉपुलेशन कंडीशनल मीन्स को, तो मैंने उसको कहा था पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को कहा था पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ओके, वैसे ही है। अब अगर मैं सैम्पल वैल्यू को प्लॉट कर रहा हूँ हर एक इनकम ग्रुप पे, हर एक मीन्स को, तो मेरे पास एक सैम्पल रिग्रेशन लाइन है, ये सैम्पल रिग्रेशन लाइन 1 फॉर दिस डेटा सेट,
सैम्पल वेरिएशन लाइन 2 फॉर दिस डेटा सेट। ऑफकोर्स मेरे सैम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो मेरी सैम्पल वेरिएशन लाइन भी अलग अलग होगी, राइट। अब इसमें से सबसे अब सिंपल बात है, मान लो पॉपुलेशन वेरिएशन लाइन ये है, ठीक है, बट मुझे ये तो पता ही नहीं, ठीक है। मैंने तो सैम्पल लिया, मैंने सैम्पल प्लॉट किया, वो ऐसे आ रहा है, किसी का सैम्पल ऐसे आ सकता है, किसी का सैम्पल ऐसे आ सकता है, किसी का ऐसे, तो दे कैन बी इन्फाइनाइट सैम्पल वेरिएशन लाइन्स, ओके। अब इन सैम्पल वेरिएशन लाइन अगर मैं बोलूँ पॉपुलेशन वेरिएशन लाइन ये है और मेरी सैम्पल वेरिएशन लाइन ये है ऊपर वाली, तो बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा सैम्पल एक अच्छा सैम्पल है। बट हो सकता है किसी की पॉपुलेशन सैम्पल वेरिएशन लाइन ऐसे हो, तो ये एक अच्छी सैम्पल लाइन नहीं है। बट अच्छी है नहीं है ये भी तो मैं तब कमेंट कर सकता हूँ जब मुझे पॉपुलेशन पता है कि हाँ पॉपुलेशन वेरिएशन लाइन ऐसी है। जब ये मुझे पता ही नहीं है तो हर सैम्पल वेरिएशन लाइन मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि इनमें से ज़्यादा अच्छी कौन सी है। तो बट दे कैन बी इन्फाइनाइट, ओके। सो कौन सा PRF से ज़्यादा रिलेट करता है, मुझे वो वाली सैम्पल वेरिएशन लाइन चाहिए, तो मैं एक एस्टिमेट कर सकता हूँ कि हाँ मेरा पॉपुलेशन वेरिएशन फंक्शन कैसे दिख सकता है। अगर मुझे ये चीज़ पता करनी है तो ऑफकोर्स मैं सैम्पल में देखूंगा कि कौन सा इससे सबसे ज़्यादा रिलेट करता है, तो वो ज़्यादा एक अच्छा एस्टिमेट होएगा। नाउ अब सिंस मैंने पॉपुलेशन वेरिएशन लाइन जब हमने पढ़ी तो हमने उसके बाद पॉपुलेशन वेरिएशन फंक्शन लिखा जो कि एक मैथमेटिकल फॉर्मेट था। वैसे ही अब जब हम सैम्पल वैल्यूज़ लेते हैं तो एक सैम्पल वेरिएशन फंक्शन भी होना चाहिए। ऐसा PRL पॉपुलेशन वेरिएशन लाइन थी तो PRF था, एक फंक्शन था। अब वैसे ही SRL है तो SRF भी तो होना चाहिए। तो इसमें मैं कहता हूँ वाई आई हैड दिस इज नथिंग बट द एस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स आई। ये मेरा कंडीशनल मीन को उसका एक एस्टिमेट है कि मेरा पॉपुलेशन कंडीशनल मीन क्या रहा होएगा। अगर मुझे इस लाइन को लिखना है, ये भी एक लीनियर फॉर्मेट में है, इसमें भी मैं एक लाइन की इक्वेशन फिट कर सकता हूँ विच वुड बी स्मॉल β1 प्लस β2 xi। यहाँ पे स्मॉल क्यों है, क्योंकि अगेन ये एक सैम्पल है। पॉपुलेशन के लिए मैं कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ, सैम्पल के लिए मैं स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ। β1 प्लस β2 xi, दिस इज समथिंग दैट इज नोन टू मी, ठीक है। मैं β1 को और β2 मुझे नहीं पता, मैंने पॉपुलेशन नहीं पढ़ी, इसको मुझे एस्टिमेट करना। तो अगेन अब वहाँ पे कैसे था, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन xi इक्वल्स टू β1 प्लस β2 xi। वैसे ही मैं कह रहा हूँ ये चीज़ यहाँ पे स्मॉल β1 किसका एस्टिमेटर हो सकता है, कैपिटल β1 का। स्मॉल β2 किसका एस्टिमेटर हो सकता है, कैपिटल β2 का। xi तो दोनों जगह मुझे गिवन ही है। अब ये जो वाई आई हैट है, इससे मैं क्या एस्टिमेट करने की कोशिश करूँ, मुझे क्या जानना है कि मेरा पॉपुलेशन मीन क्या होएगा। हमने जो रिग्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा, हमें वही तो जानना है कि एक मीन एवरेज क्या होएगा पॉपुलेशन कंडीशनल का। तो दिस वाई आई हैट इज नथिंग बट द एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन कंडीशनल मीन। β1 β2 आर द एस्टिमेटर्स ऑफ कैपिटल β1 एंड β2, ओके। एज वी डेवलप द स्टोकेस्टिक PRF, हाँ, सो हमने चालू कैसे किया था, हमने पहले PRL देखा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, उसके बाद हमने PRF देखा कि इस लाइन का फंक्शन क्या होगा। मीन से पास हो रही है ना, तो अगर ये मीन से पास हो रही है तो मैं मीन को कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट β1 प्लस β2 xi एक लाइन के इक्वेशन में। एंड फिर मैंने बोला अगर मुझे मीन नहीं पढ़ना, मुझे एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पढ़नी है, ये जो यहाँ पे लाई करती है ऑब्जर्वेशन इस लाइन के ऊपर या नीचे, तो मैंने वो ऑब्जर्वेशन कैसे लिखी, वाई आई इक्वल्स टू मीन से एरर टर्म प्लस माइनस एरर टर्म, ठीक है। तो प्लस माइनस एरर टर्म को मैंने कैसे लिखा, वाई आई इज नथिंग बट β1 प्लस β2 xi प्लस म्यू आई, दिस वॉज द एरर टर्म ऑफ द पॉपुलेशन। दिस वॉज डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस, इसको मैं डिटर्मिन कर सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट द नॉइस टर्म, इसको मैं डिटर्मिन नहीं कर सकता, दिस इज नथिंग बट द एरर टर्म। इससे मेरा स्टोकेस्टिक PRF आ गया। स्टोकेस्टिक PRF पहले जो था वो था डिटर्मिनिस्टिक PRF, देन स्टोकेस्टिक PRF। वैसे ही अगर मैंने SRL पढ़ा, फिर मैंने SRL का डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म पढ़ा कि ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो अब बात आती है कि मैं अब स्टोकेस्टिक SRL भी पढ़ूँ। स्टोकेस्टिक SRL क्या, अब गिवन में ये जो सैम्पल लाइन है, ये जो फिट हुई है, इसकी मेरी सैम्पल ऑब्जर्वेशंस भी तो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लाई करती होगी, ऐसा थोड़ा ना वो सारी भी इससे पास करती है, ठीक है। तो अब अगर मुझे एक वाई आई निकालना ही है, मान लो कोई एक इंडिविजुअल स्कोर है, अब इसका SRL से डिस्टेंस क्या होगा, जैसे मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, इज दैट इफ आई कैन ऐड अ पेज, न्यू पेज, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे मान लो मैंने ये PRL थी, ठीक है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। मैंने कहा था कि एक कोई भी, ये तो सारी मीन से पास करती है ना, बट ऐसा थोड़ा ना मेरी ऑब्जर्वेशन है। मान लो ये कोई ऑब्जर्वेशन है वाई आई, इससे
पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का डिस्टेंस मैंने क्या किया था, म्यू आई, दिस इज नथिंग बट माई नॉइज टर्म। बट अब मुझे ये नहीं पता, पी आर एल तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं पी आर एल को हटा देता हूँ, ठीक है। बट मैं एस आर एल को तो प्लॉट कर सकता हूँ। मान लो मेरी एस आर एल, ओके हटाता नहीं हूँ, मान लो मेरी एस आर एल ये पर्पल वाली लाइन है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट माई एस आर एल 1। अब ये भी लाइक ठीक है, ये जो ये पर्पल सर्कल दिस इज नथिंग बट वाई आई हैट, ये किसको एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई को, ये इसका एस्टिमेटर है, ये कंडीशनल मीन का एक्सपेक्टेशन मतलब उसका एस्टिमेटर है, राइट। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मेरी एस आर एल से भी तो थोड़ी डेविएट कर रही रहेगी, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन से जब ये डेविएट कर रही थी तो मैंने इसका डेविएशन को म्यू आई टर्म दिया था, बट जो एस आर एल से भी तो ये डेविएशन इतना तो है ही ना। तो अब इस डेविएशन को मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं कहूँगा स्मॉल ई आई, ओके। सो अगर मुझे इसका स्टोकेस्टिक लिखना है, स्टोकेस्टिक मैंने कैसे लिखा था, एक इंडिविजुअल किससे ऊपर नीचे होता है, उसके मीन से, तो वैसे ही सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन दिस इज नथिंग बट द एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन कंडीशनल मीन। अब ऑफकोर्स मैं पॉपुलेशन मीन नहीं जानता, इसलिए मैं अभी यहाँ पे सिर्फ कंडीशनल मीन का एस्टिमेटर यूज़ करो प्लस एरर टर्म ई आई। ये म्यू आई से डिफरेंट है, म्यू आई पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में मैंने पढ़ा था कि पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन से जो डेविएशन है उसको मैं म्यू आई कह रहा हूँ, बट अभी मुझे ये लाइन नहीं पता, अभी मुझे ये पता है एस आर एल वाली लाइन पता है, तो इससे जो डेविएशन है इसको मैं म्यू आई कहता हूँ, ओके। एंड हाँ, सो स्टोकेस्टिक एस आर एल, स्टोकेस्टिक ओके ये एस आर एफ है, सॉरी, स्टोकेस्टिक सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन दिस इज नथिंग बट वाई आई। अब वाई आई तो दोनों में सेम ही है ना, ऑब्जर्वेशन तो वहाँ पे भी वाई आई थी, यहाँ पे भी वाई आई है, बट द ओनली डिफरेंस इज ये जो मीन वाला पार्ट है वहाँ पे मुझे पॉपुलेशन मीन नोन था, यहाँ पे अननोन है, तो उसका मैं एस्टिमेटर यूज़ करो, तो दिस इज नथिंग बट वाई आई हैट, ठीक है। पहले मैंने वाई आई कैसे लिखा था, फर्स्ट वाई आई वॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई प्लस म्यू आई, एरर टर्म दिस वॉज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। अब मुझे ये चीज़ तो अननोन है ना, इसी को तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन से, तो अब मैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कैसे लिख सकता हूँ, वाई आई हैट इसका एस्टिमेटर, ठीक है, इसका एस्टिमेटर दिस इज प्लस एन एरर टर्म ई आई। अब म्यू आई ई आई सेम नहीं हो सकते, अगेन मैंने बता दिया, क्योंकि तुम्हें पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन और उससे डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है एक वैल्यू का, तो ई आई दिस इज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस ई आई, ओके। एंड हाँ, सो अब इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ रेजिडुअल टर्म, रेजिडुअल टर्म, ठीक है, यहाँ पे ई आई इज माई रेजिडुअल, ई आई इज द एस्टिमेटर फॉर म्यू आई। अगर मैं कह रहा हूँ बीटा 1 मेरा कैपिटल बीटा 1 का एस्टिमेटर है, बीटा 2 कैपिटल बीटा 2 का है, जो वाई आई हैट है वो कंडीशनल मीन का है, तो इस एरर टर्म जो मैंने पॉपुलेशन उसमें पढ़ा था म्यू आई, इसका भी तो कुछ एस्टिमेटर होना चाहिए विच इज़ नथिंग बट ई आई। सो एस्टिमेट फॉर ई आई, ई आई है क्या, मेरा एक्चुअल वैल्यूज़, मेरा एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है, वाई आई माइनस एस्टिमेट ऑफ वाई आई हैट, जो मैं कंडीशनल मीन एस्टिमेट कर रहा हूँ उससे कितनी दूरी है, उससे कितना डिवीट कर रहा है, ई आई इज नथिंग बट दिस, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फ्रॉम सैम्पल रिग्रेशन, पॉपुलेशन मुझे नहीं पता इसलिए मैं एस्टिमेट यूज़ करूँ, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फ्रॉम सैम्पल रिग्रेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट, दिस इज नथिंग बट माई ई आई, ओके। अब मुझे करना है एस्टिमेट स्टोकेस्टिक पी आर ऑन द बेसिस, हाँ, अब मुझे इस चीज़ को, मुझे पॉपुलेशन को पढ़ना है ना, मुझे एट द एंड ये चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोलता, मुझे एक इंडिविजुअल स्कोर पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, बट मैं नहीं जानता पॉपुलेशन को, मेरे पास सैम्पल है, तो मैं इसके बेसिस पे ये एस्टिमेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं सैम्पल स्टोकेस्टिक एस आर एफ, और स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम जिसमें एरर टर्म आ गई, ठीक है। अब मैं सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन से पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को एस्टिमेट करने की कोशिश करूँगा, दैट्स ऑब्जेक्टिव, यही तो अभी तक हम चाहते थे कि भाई मुझे एक डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, बट मेरे पास कोई पॉपुलेशन थोड़ना है, तो मैं सैम्पल वैल्यू से ही काम चलाऊंगा अभी, ओके। सो अगेन जैसा मैंने बोला कि दिस इज़ नथिंग बट ये पी आर एफ एक दिया हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज नथिंग बट योर एस आर एफ, तो एक सैम्पल वैल्यू वाई एन इसका पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन से जो डेविएशन है विच इज़ नथिंग बट म्यू एन, और जो सैम्पल रिग्रेशन लाइन से डेविएशन है विच इज़ नथिंग बट ई एन, ठीक है। वैसे ही इसमें यहाँ पे म्यू आई पॉजिटिव है और ई आई ज़्यादा बड़ा है, सो दैट्स द थिंग, ओके। सो वाई आई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई आई हैट द एस्टिमेटेड मीन
प्लस एन एरर टर्म और द रेजिड्यूअल टर्म, इसको रेजिड्यूअल बोलते हैं। ओके, सो ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था, पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता था, अब ऐसे लिख सकता हूँ। ये चीज़ अननोन है, ये चीज़ अननोन है, तो मैं एस्टिमेटर्स ही यूज़ करूँगा और क्या करूँगा। अब बात आती है हाउ टू फाइंड अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर का मतलब क्या है। इतना ज़्यादा हमने बात कर लिया लीनियर रिग्रेशन फंक्शन के बारे में। लीनियर का मतलब क्या है? पहला चीज़ तो ये लीनियर इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? जैसे अगर मैं कहता हूँ डिमांड और प्राइस, डिमांड इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिमांड को मैं प्राइस में एज अ लीनियर उसमें लिख सकता हूँ। लेट्स से डिमांड इज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्राइस। यहाँ पे प्राइस लीनियर है, मतलब इसकी पावर 1 है। ओके, कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई, जो अभी तक इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, विच इज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। ये पॉपुलेशन की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल एक्स आई, ठीक है, इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आई में। अब जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है। कंडीशनल मीन बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर, क्या ये लीनियर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। एक्सपेक्ट कंडीशनल मीन इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 1 अपॉन एक्स आई, क्या ये लीनियर है? नहीं, क्योंकि लीनियर फंक्शन क्या होता है, एक लाइन होती है ना, इसकी स्लोप तो कांस्टेंट ही है, बट क्या इसमें स्लोप कांस्टेंट है? नहीं। इफ़ यू डेरिवेट दिस वुड कम आउट टू बी माइनस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर, इसकी स्लोप चेंज होती रहेगी। दिस फंक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस फंक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे स्लोप बार बार चेंज होती रहेगी, तो दिस इज नॉट लीनियर। वैसे ही यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है, तो अगर तुम प्राइस 1 बढ़ाते हो तो क्वांटिटी कितने से घटती है? बीटा 2। प्राइस 1 से बढ़ाते हो क्वांटिटी कितने से घटती है? बीटा 2। तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे x को 1 यूनिट चेंज करते हो तो यहाँ पे y ज़्यादा चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे तुम x यूनिट को चेंज करते हो तो यहाँ पे y कम चेंज हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हें डिमिनिशिंग MRS से पता होगा। डिमिनिशिंग MRS, जब हम कॉप डगलस फंक्शन पढ़ते हैं तो क्या उसमें स्लोप कांस्टेंट होती है? नहीं, तो वो वेरिएबल में लाइक लीनियर नहीं है। तो एक इंटरप्रिटेशन तो लीनियर की ये हो गई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तुम लीनियर हो। दूसरा इंटरप्रिटेशन हुआ लिनियरिटी इन पैरामीटर्स इफ दीज अपेयर विद द पावर ऑफ 1 ओनली। मतलब अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये पैरामीटर का भी तो फंक्शन है। एक्स आई तो चलो मेरे पास गिवन है, अगर मैं एक्सपेक्ट कंडीशनल मीन को बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई लिखता हूँ तो मेरे पैरामीटर्स भी तो लीनियर होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बीटा 2 का स्क्वायर है, तो दिस इज नॉट लीनियर इन द पैरामीटर्स। एक लिनियरिटी का मतलब ये भी हो सकता है। सो दैट डज नॉट मीन वेरिएबल एक्स एंटर्स नॉन लीनियरली। मतलब अगर मैं ये लिखूँ जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर, ये हमने देखा था कि दिस इज नॉट लीनियर इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट अगर मैं बात करूँ इज दिस फॉर्मूला और इज दिस मैथमेटिकल फंक्शन लीनियर इन पैरामीटर्स, देन यस, क्योंकि बीटा 1 एंड बीटा 2 तो पावर 1 ही है ना उनकी। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या पावर है, ये लीनियर है कि नहीं है, उसका मैटर होना ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ पैरामीटर्स लीनियर चाहिए, ठीक है, मतलब पावर 1 होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, व्हेन वी आर स्टडिंग द लीनियर रिग्रेशन वी आर कंसर्न विद द लिनियरिटी ऑफ पैरामीटर्स। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर है कि नहीं है, हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारे पैरामीटर्स लीनियर है कि नहीं है। मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई लिखता हूँ तो आई केयर अबाउट इफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 लेट्स से 1 अपॉन एक्स आई, ये जो हमने पढ़ा था कि दिस इज नॉट लीनियर इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, ये चीज़ वेरिएबल के टर्म्स में लीनियर नहीं है, बट पैरामीटर्स के टर्म्स में तो है। तो दिस वुड बी माई आई कैन स्टडी दिस। सो दैट्स वॉट दे आर सेइंग, वी आर कंसर्न्ड विद द लिनियरिटी ऑफ पैरामीटर्स। लीनियर रिग्रेशन मीन्स regression in parameters may or may not be linear in explanatory variables। मतलब जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो लीनियर हो या ना हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 2 वेरिएबल वर्सेस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये चीज़ मैं बाद में कवर करूँगा। इसके बाद हम OLS भी पढ़ेंगे। ओके, सो बस एक लेक्चर और लगेगा इसके बाद।